नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज हम सर्विस मैटर्स के अंतर्गत बात करेंगे सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, दैट इज़ सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 के बारे में। ये रूल्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं एक्सेप्ट रेलवेज एंड इट्स फाइनेंशियल कमिश्नर, members of all India services and holder of posts in respect of which President has given special exemption. तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, ऑटोनमस बॉडीज में काम करते हैं, उनके लिए हो सकता है अलग भी रूल हों। दे आर कवर्ड अंडर द कंडक्ट रूल्स। यदि किसी ऑटोनमस बॉडी अंडरटेकिंग के अपने रूल्स नहीं हैं तो वहाँ पर भी इन्हीं कंडक्ट रूल्स को लागू करने का प्रयास किया जाता है। इन कंडक्ट रूल्स के अंदर ना केवल गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, बल्कि उसके परिवार के कुछ मेंबर्स को भी अगर जी वो वायलेशन करते हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट पर इम्पेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी ने एसेट्स खरीदी हैं और कहाँ से पैसा आया, गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट सर्वेंट इवन पोस्ट रिटायरमेंट भी उसको अपना कंडक्ट जो है प्रॉपर रखना है, वरना उसकी पेंशन भी रोकी जा सकती है। कंडक्ट रूल्स का मेन ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट जनरल बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसका चाल चलन, उसका चरित्र, उसका चेहरा पब्लिक के अंदर एक्सेप्टेबल रूप में होना चाहिए, ना कि एक किसी बदनुमा दाग की तरह से। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब नौकरी ज्वाइन करता है तो वो अंडरटेकिंग देता है कि वो कंडक्ट रूल्स के अनुसार काम करेगा एंड ही विल फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो सैकड़ों हैं जिनको उसको फॉलो करना ही है, परंतु उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली कंडक्ट रूल्स के अंतर्गत आइडेंटिफाई करके डाल दी हैं, एटलीस्ट इनका तो पालन हो। परंतु अपनी सर्विस के दौरान इन रूल्स का बहुत ही वायलेशन होते हुए देखा है, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। आज की डेट में भी बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ इसका वायलेशन सरेआम कर रहे हैं, परंतु उनके ऊपर कोई कार्रवाई न होने के कारण गवर्नमेंट कुछ लीनियंट है, कुछ उनके पास कंप्लेंट्स नहीं जाती हैं, कुछ उनके पास मॉनिटरिंग डिवाइसेस की कमी होगी जिसके कारण वो सबको मॉनिटर नहीं कर पाते। परंतु जब कोई फंस जाता है तो उस समय उसकी शामत आ जाती है, देन ही इज़ मेड अकाउंटेबल। कंप्लेंट आ जाए, उसका अगेंस्ट कोई और ऑडिट रिपोर्ट से कोई ज्ञान मिल जाए, किसी प्रेस रिपोर्ट से ज्ञान मिल जाए, या वो किसी से लड़ झगड़ ले, तो ऐसी स्थिति में वो फंस जाता है। तब उसका जो कंडक्ट है उसको जब छानबीन होती है तो कई आइटमों में उलझ जाता है। तो normally it is to regulate general behavior of the government servant and to secure full commitment of government servant in implementing government policies. गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनका निर्धारण तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े बड़े अधिकारी करते हैं, मिनिस्टर्स करते हैं, पार्लियामेंट करती है, परंतु उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लोअर स्तर पर होता है। उसमें हमारा सबका सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तो उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फूड ग्रेन्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन लें तो ये हमारे एफएसओ, सर्कल ऑफिस इंस्पेक्टर्स, इनको ही मिलजुल कर काम करके उसको रेगुलेट करना है, ताकि जिसके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम निकाली है उसी को इसका लाभ मिले। परंतु इसके बावजूद भी जो लाभान्वित होने चाहिए वो छूट जाते हैं और अनचाहे चेहरे इसका लाभ उठा लेते हैं। सो इन सब चीज़ों के लिए इसका उत्तरदायित्व गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर आता है टू सेट सर्टेन मॉरल स्टैंडर्ड्स।
उसका बिहेवियर जो है, एथिकल बिहेवियर और मॉरल बिहेवियर, वो सोसाइटी में एक प्रॉपर इमेज के साथ होना चाहिए। करनी और कथनी में अंतर नहीं आना चाहिए। टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ इमोरल एंड इमॉडरेट बिहेवियर। उसका जो बिहेवियर है पब्लिक के साथ, लोगों के साथ, स्टाफ के साथ, वो भी मॉरलिटी के अंतर्गत आना चाहिए। टू मेक गवर्नमेंट सर्वेंट टू लर्न टू लिव विद इन द मीन्स। अपनी तनख्वाह के अंदर गुजारा करने के उसके अंदर क्षमता पैदा करना, ये भी इसका एक चीज़ है, ताकि वो करप्शन की तरफ ना बढ़ जाए। टू प्रिवेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम अलाइनिंग और इन्फ्लुएंसिंग टू अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर्स। तो पॉलिटिकल प्रेशर से भी उसको दूर रहना है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट सर्वेंट को एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी बनाकर रखना है। दैट मीन्स डिवोशन टू ड्यूटी, एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी, डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। अब इस अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट की कोई डेफिनेशन ब्रॉडर तो नहीं है, परंतु बहुत सारे ऐसे आइटम्स आ जाती हैं जिसका इम्पैक्ट देखते हुए उसके विरुद्ध कई दफ़ा कार्रवाई भी करनी पड़ जाती है। तो रूल 3 के अंतर्गत कुछ स्पेसिफिक एरियाज बताए गए हैं वेयर मेंटेनेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी इज रिक्वायर्ड। किसी के साथ भेदभाव ना करें, टाउट्स के माध्यम से जो है उनका काम हो जाए और बिना सिफारिश के या टाउट के कोई आए तो उसका काम ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंटेन प्रॉपर डेकोरम। अपने ऑफिस के अंदर प्रॉपरली उसको बैठना, उसका बिहेवियर होना, कोलीग्स के साथ ढंग से बात करना, ये नहीं कि टांगों पे टांग धर के बैठ गया है, टेबल पे टांग धर के बैठ गया, सिगरेट पी रहा है, लेट कमिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब चीज़ों के ऊपर पाबंदियाँ हैं। मेंटेन प्रॉम्प्ट एंड कर्टियस सर्वे, कर्टियस बिहेवियर। उसको हर एक के साथ, चाहे वो काम उसका होना है या नहीं है, परंतु बिहेवियर जो है उसका प्रॉपर होना चाहिए, पब्लिक के साथ भी, अधिकारियों के साथ भी। कई झगड़ालू लोग होते हैं, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट तो नहीं जाती हैं, बट दैट गिव्स ए बैड मॉरल रेपुटेशन ऑफ द पर्सन। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना हमारा फ़र्ज़ है, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना भी हमारी ड्यूटी है। यदि उसको किसी कारणवश इम्प्रिजनमेंट हो जाती है या उसको पुलिस डिटेन कर लेती है बियॉन्ड 24 आवर्स, देन ही इज सपोज टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो दी जाती है कि उसका सोसाइटी के अंदर, ऑफिस के बाहर क्या इम्पैक्ट है। घरेलू झगड़ा हो, परंतु उसको 24 घंटे से ज़्यादा अगर डिटेन कर लिया पुलिस ने या अरेस्ट कर लिया, तो देन ही हैज़ टू इन्फॉर्म, ताकि उसके विरुद्ध जो है CCA के अंतर्गत कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो की जाए। नॉर्मली डीम्ड सस्पेंशन भी माना जाता है ऐसे केसों में जहां 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन कर लिए जाते हैं, तो दैट इज़ ट्रीटेड एज डीम्ड सस्पेंशन आल्सो। परंतु फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए ही नीड्स टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट ऑन हिज ओन। हैबिचुअली कई लोग कर्ज के नीचे रहते हैं, विच इज़ अनडिज़ायरेबल। जो आदमी कर्जाई होगा उसका माइंड जो है हर समय डिस्टर्ब रहेगा, कैसे इसको उतारूं, कहाँ से पैसा वसूल करूं, एंड ही में फॉल ए प्रे टू मिडल मैन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। तो इसलिए हैबिचुअल इंडेटेडनेस से भी बचने की हमारे को ज़रूरत है। ऑब्जर्व कर्टसी विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे MPs हैं, हमारे MLAs हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे अन्य भी VIPs रहते हैं जो दफ्तरों के अंदर हमसे मिलने आते हैं। उनके सामने भी हमारा बिहेवियर जो है टू दी पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि वो आए और हम खड़े ही ना हों, उनको एक प्रॉपर इज्जत ना दें, उनको सीट ना दें और बैठे बैठे अपनी कुर्सी के अंदर दरोगा बने रहें। तो इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देने की कंडक्टर्स के अंदर हमें आवश्यकता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एफिलिएशन के ऊपर, उसका मेंबरशिप ना होना एटसेट्रा, इसके ऊपर भी मना ही है। परंतु आज हम देखते हैं
कि हर लोग आदमी कहीं ना कहीं एफिलिएटेड है और उस पार्टी के लिए ना केवल प्रोपोगंडा कर रहा है बल्कि फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर उसके जो मेन मोटिव्स हैं उनको पुशअप करने का भी प्रयास करता है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में भी परहेज नहीं करते एंड इट इज़ ऑल अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ सर्विस रूल्स कंडक्ट रूल्स। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल इन हैंडलिंग एंड रीडिंग द फेसबुक एंड व्हाट्सएप। अभी तक तो कोई सीरियस इम्पैक्ट नहीं पड़ा, परंतु जब कभी कोई फंस जाता है तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। आज की डेट में तो जैसे इम्यूनिटी मिल गई हो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट या फेवर में, हर आदमी कुछ ना कुछ लिख ही रहा है, या उसको सपोर्ट कर रहा है, या उसको लाइक कर रहा है, या उसको पुशअप कर रहा है, उसको फॉरवर्ड कर रहा है, एंड दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट। शादी के बारे में भी मेटिकुलसली एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू हो या कोई और जाति का हो, और यदि उसको शादी में डॉरी मिल रही है तो ही इज़ नॉट सपोज टू नाइदर आस्क फॉर डॉरी नॉर एक्सेप्ट डॉरी। गिफ्ट्स के रूप में फिर भी डॉरी की बहुत सारा प्रचलन उल्टा सीधा चल रहा है, बट इट इज़ बीइंग टॉलरेटेड, यूँ कहा जा सकता है। वरना गिफ्ट्स भी लेने की प्रथा जो है इसके ऊपर भी पाबंदियां हैं कई किस्म की, परंतु यहाँ लाखों करोड़ों के गिफ्ट आ जाते हैं और कोई इंटीमेशन देने की आवश्यकता नहीं और सब टॉलरेंस के अंदर निकल रहा है। बाईगेमियस मैरिज प्रोहिबिटेड है, नाइदर गिव नॉट टेक डॉरी, ना तो अपने बच्चों के लिए लेगा, ना अपने लिए लेगा, ना किसी को देगा। डू नॉट ज्वाइन इन स्पोर्ट इलीगल स्ट्राइक्स के ऊपर भी उसके लिए बैन है, परंतु अगर उसकी पार्टी जो है एसोसिएशन जो है रिकॉग्नाइज्ड हो और उसे ड्यू नोटिस दे रखा हो तो तब शायद वो एडमिसिबल हो सकता है। उसके अंदर स्ट्राइक्स के अंदर तोड़ फोड़ करना ये कहीं नहीं लिखा हुआ। अब तो रिकवरीज करने की अभी प्रथा चल पड़ी है कुछ स्टेट्स के अंदर, विच इज़ क्वाइट अप्रिशिएबल। इस प्रकार से टिपिकली ही हैज़ टू बी वेरी कॉशियस अबाउट हिज बिहेवियर बोथ विद इन द सोसाइटी एंड इन ऑफिस। जो सज्जन कुछ खास वो रखते हैं, क्या कहते हैं, कंसल्टेंसी देने की क्षमता, उनके ऊपर भी पाबंदियां हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, दे कैन नॉट डू प्राइवेट प्रैक्टिस, रादर दे आर गिविंग नॉन प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउंस। इसी प्रकार से टीचर्स ट्यूशन नहीं कर सकते। कोई आर्किटेक्ट है तो किसी को प्राइवेट गाइडेंस नहीं दे सकता या उसको प्राइवेट वर्क करके पैसे बटोर नहीं सकता। तो इसी प्रकार से जिनके पास कोई भी कंसल्टेंसी देने की क्षमता है, दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो दी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नॉट टू फॉल एज ए प्रे और एडिशन आमदन करने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। डू नॉट अप्रोच सीनियर्स थ्रू पॉलिटिशियंस। यदि आपको कोई काम पड़ गया तो आप अपने हिसाब से उसको निपटाएं, ना कि पॉलिटिशियंस का प्रेशर लाने की प्रैक्टिस करें। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत अवॉइडेबल हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, पहले तो आरटीआई का जब युग नहीं था तो हम किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन किसी को प्रदान नहीं कर सकते थे। बट विद द अपकमिंग ऑफ आरटीआई वी आर सपोज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज़ एडमिसिबल टू द सिटीजन्स। इस प्रकार से आरटीआई के अलावा हम किसी के प्रेस के साथ बात नहीं कर सकते अनलेस वी आर ऑथोराइज टू टॉक टू द प्रेस। उसमें उल्टे सीधे सवाल अगर आ जाएं तो हम उनका जवाब उल्टा सीधा दे बैठें तो वो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए वी हैव नॉट टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज ऑफ द प्रेस बाय एंड लार्ज अनलेस वी आर ऑथोराइज्ड टू टॉक टू द प्रेस। परंतु आरटीआई के अंतर्गत जो सूचना दी जानी है उसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, वरना हमें पेनल्टी प्रोविजंस पड़ सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए हमें समय समय पर परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके लिए हमें समय समय पर परमिशन भी लेना है। जैसे आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, आप MBA MA LLB कुछ भी करना चाहते हैं तो फर्दर स्टडीज़ की परमिशन ज़रूर लीजिए।
आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किसी और पर्पज़ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, एलएलबी के अलावा आप उर्दू सीखना चाह रहे हैं, जर्मन सीखना, फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, तो उसकी भी परमिशन आपको लेना चाहिए। जॉइंट सिविल डिफेंस अगर आप करना चाहते हैं, हालांकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, गवर्नमेंट के लिए ही बनाया गया है, परंतु सिविल डिफेंस, होम गार्ड वगैरह को ज्वाइन करने से पूर्व आपको अनुमति लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो कई दफ़ा ऑनलाइन आपको ड्यूटीज़ आवर्स में ऐसे बुला लेते हैं, इधर आपका ऑफिस चल रहा है, उधर उन्होंने किसी ड्यूटी पर आपको डिप्यूट कर दिया, किसी ट्रेनिंग पर डिप्यूट कर दिया, तो देयर इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस प्रकार से ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स में यू मस्ट टेक परमिशन फ्रॉम द योर डिपार्टमेंट। फॉरेन लैंग्वेज सीखना हो तो भी आपको परमिशन की आवश्यकता है। किसी क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी का मेंबर बनना हो, हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर बनना हो, तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। इसकी के अलावा आप प्रेस में आप कोई आर्टिकल देना चाहते हैं, यदि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करता तो अदर ठीक है, जैसे आरटीआई पे आपने कोई आर्टिकल लिख दिया तो दैट में भी परमिसिबल, परंतु आप उसको एक रूटीन नहीं बना सकते कि उससे आमदन का ज़रिया बना लें और रोज़ उसके अंदर आर्टिकल लिखना में लग जाएं और आपका काम जो है अपना वो सफ़र करना शुरू हो जाए। टू गिव एविडेंस इन एनी इंक्वायरी कंडक्टेड बाय प्राइवेट पर्सनस, उसमें भी अगर आपको जाना पड़ जाए तो आपको परमिशन लेना ज़रूरी है। टू आस्क फॉर एक्सेप्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए या किसी और मकसद के लिए आप चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। कई ऑफिसेज में मैंने देखा है चंदा इकट्ठा करना एक मामूली सी बात हो गई है। जब मैं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में काम करता था तो इट वाज जस्ट ए प्रैक्टिस कि फलां संस्था के लिए कृपया चंदा दे दें, ये दे दें, क्योंकि वहाँ पब्लिक आती थी, डीलर्स आते थे और कई लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाता था, चाहे वो उनको पहुंचता था या नहीं ये दूसरी बात है, परंतु एक कुप्रथा को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, परंतु इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। एक ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया तो दूसरे भी किसी और नाम पे करना शुरू कर दिया। टू एक्सेप्ट गिफ्ट बियॉन्ड ए लिमिट, गिफ्ट आप किससे ले सकते हैं और बियॉन्ड एक स्पेसिफिक लिमिट के बियॉन्ड नहीं ले सकते। आप फैमिली फ्रेंड्स से तो ले सकते हैं, परंतु उसकी भी एक लिमिट बंधी हुई है। टू एंगेज इन प्राइवेट बिजनेस, ये नहीं कि पार्ट टाइम आप बिजनेस करना शुरू कर दें या कोई इसका नाम क्या किसी का सहयोग करना शुरू कर दें, किसी दुकान पर जाकर बैठना शुरू कर दें, तो ये सब प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं। मैंने तो एक दो केसों में ऐसा भी देखा है कि इवन गवर्नमेंट सर्वेंट जो थे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स भी अपने बच्चों की दुकान रन करते देखे गए और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी शुरू हुई। दिस इज़ अगेंस्ट रूल्स। तो इस प्रकार से अगर बच्चों का कारोबार भी चल रहा है तो कभी ओकेजनली आपको वहाँ सहायता देने की ज़रूरत पड़ गई तो अलग बात है, परंतु उसको रूटीन नहीं बना सकते। टू एक्सेप्ट फी फॉर वर्क डन फॉर एनी प्राइवेट और एजेंसी और पब्लिक के लिए, यदि आप किसी काम में माहिर हैं और सपोजिंग मैं आरटीए लगाने में ही माहिर हूँ और मैं यहाँ अपने घर के बाहर आरटीए लगाने के लिए पैसे लेना शुरू कर दिया, आओ हर आदमी के आरटीए लगा दूंगा, 100 रुपया या 200 रुपये पर एप्लीकेशन लूँगा, दैट इज़ नॉट परमिसिबल। सो एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट वी आर नॉट सपोज टू अंडरटेक any activity which becomes our earning source of earning beyond office hours. एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट के ऊपर भी कुछ पाबंदियां हैं। 25,000 से ऊपर का कोई भी गिफ्ट यदि ग्रुप ए अधिकारी लेगा तो उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा कि ये गिफ्ट कौन सा दे रहा है, कैसे दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, आपके उसके साथ क्या रिलेशन है, आपके कोई फैमिली रिलेशन है या ऑफिशियल रिलेशंस हैं, इन सब चीज़ों की हमें इंटीमेशन देनी होती है। ग्रुप बी के लिए ये सीमा जो है 15,000 है, गज़टेड ऑफिसर जो ग्रुप बी के हैं। ग्रुप ए के लिए 25,000 है और ग्रुप सी और डी के लिए 7,000 रुपये है। तो इसका मतलब हम जो है किसी आदमी से गिफ्ट भी लेंगे, चाहे पारिवारिक
फ्रेंड हो, परिवार के सदस्य हो, तो उसका भी हमें इंटीमेशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ना ही हम अपने किसी क्लाइंट से या जिसके साथ हमारा कारोबार चलता है, जो हमारे यहाँ एज ए डीलर आता है या अन्य किसी प्रकार से उसके साथ हमारे ऑफिशियल संबंध हैं, तो उनसे कोई फ्री बोर्डिंग लॉजिंग एक्सेप्ट करेंगे, पिक्यूनियरी एडवांटेज करेंगे, एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। जैसे बहुत सारे, जब मैं फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में था तो हमारे इंस्पेक्टर लोग राशन की दुकानों से फ्री का माल उठा के ले जाया करते थे। कोई चीनी ले जा रहा है, कोई चावल ले जा रहा है, कौन पूछ रहा है। लाला बेचारा भी शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि उसका सुपरवाइजरी है, उसका कुछ बिगाड़ने का उसके में क्षमता है। बट दीज आर अगेंस्ट द कंडक्ट रूल्स। इन प्रथाओं को रोकना होगा, चाहे इंस्पेक्टर हों, बाबूज हों, कुछ हो, इन प्रथाओं को रोकना होगा। बाबुओं को इन चीज़ों से रोकने के लिए फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में एक प्रथा बनाई थी कि किसी को भी फूड एंड सप्लाई का आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया जाएगा, ताकि वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर दुकानदारों को हरेस करना ना शुरू कर दे। परंतु आज की डेट में आइडेंटिटी कार्ड हैज़ बिकम ए मस्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ दिया भी जा रहा है। सो इस प्रकार से इन चीज़ों को मिसयूज़ भी कर रहे हैं लोग। इन मिसयूज़ को रोकने के लिए भी ये कंडक्ट रूल्स हमारे काम आते हैं। इसी प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना हो, क्रेडिट थ्रिफ्ट सोसाइटी का मेंबर बनना हो, हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर बनना हो, तो इनके लिए आपको परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके बारे में इंटीमेशन देना ज़रूरी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, कहाँ से ले रहे हैं, कितने में ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, और पैसा कहाँ से आया, इत्यादि इत्यादि। परंतु मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में आपको इंटीमेशन देने की आवश्यकता है कि आपने क्या खरीदा, कैसे खरीदा। किसी ज़माने में तो 1,000 रुपये का यदि आप रेडियो भी खरीदते थे उसकी भी इंटीमेशन देनी पड़ती थी, टीवी खरीदते थे, छोटी मोटी आइटम्स जो थी इतनी वो मिनिमम पर वो था उसका वैल्यू कि उनको छोटी छोटी आइटम्स की भी देनी पड़ती थी, परंतु कौन देता था। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती हैं आपकी ज्वेलरी है, इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा है, शेयर्स ले रखे हैं, सिक्योरिटी डिबेंचर्स ले रखे हैं, लोन एडवांसेस ले रखे हैं, मोटर कार है, मोटरसाइकिल है, हॉर्सेस हैं, रेडियो, टीवी, फ्रिज एटसेट्रा, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। उनकी एक लिमिट बंधी हुई है, उसके बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो देन यू हैव टू इन्फॉर्म। यदि इन्फॉर्म नहीं किया गया और किसी ने शिकायत कर दी तो बहुत ही दुविधा में आप फंस जाएंगे। और इसमें भी आजकल बहुत एक नया सा ट्रेंड बन गया है, किसी ने गिफ्ट दे दिया, ये मेरे ब्रदर इन लॉ ने दिया है, ये मेरे फादर इन लॉ ने दिया है, ये मदर इन लॉ ने दिया है, ऐसा इंटीमेट करके जान छुड़ाने के प्रयास करते हैं। परंतु कई दफ़ा इंक्वायरी में फंस भी जाते हैं कि उनकी भी कैपेसिटी ही नहीं है इतनी देने की जितने का उन्होंने आपको गिफ्ट दे दिया है। इट मीन्स आपने अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने का प्रयास किया है। तो इन चीज़ों से भी बचने का प्रयास करें कि उनके किसी के नाम से आप गिफ्ट अगर ले भी रहे हैं तो क्या उसकी उतनी पेइंग कैपेसिटी भी है कि नहीं, उसके पास इतना इनकम है कि नहीं है, वरना आपके लिए ये दुविधाजनक प्रॉब्लम बन सकता है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट सर्वेंट पॉलिटिकल पार्टी का ना तो मेंबर बनेगा, ना इलेक्शन के अंदर उसके अगेंस्ट या उसकी फेवर में कैंपेन करेगा, ना उसका इलेक्शन एजेंट बनेगा, ना उसके बाद पोलिंग बूथ के ऊपर उसको क्रिटिसाइज़ करेगा, ना उसके सहयोग करेगा, ना उसके पार्टी मीटिंग्स में जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस प्रकार से ये भी सारी पाबंदियां गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर हैं जिनका बैलेटेंट वायलेशन होते हुए आज की डेट में हम देख रहे हैं। पंक्चुअलिटी एंड एब्सेंस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वी आर बीइंग पेड फॉर 40 आवर्स पर वीक, बट यदि हम अपना ही कैलकुलेशन करें तो शायद 40 घंटे तो हम सीट में भी नहीं मिलते। लेट कमिंग इज़ अवर हैबिट, अर्ली गोइंग इज़ अवर राइट, एक्सटेंडिंग लंच आवर इज़ ए ट्रेडिशन, 20 प्रेशियस आवर गॉन। लेट आएंगे, जल्दी जाएंगे, लंच आवर आधे घंटे का, घंटा घंटा गायब रहेंगे, तो काम कब करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ पेंडेंसी इन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इसके लिए हम
समय समय पर प्रयास करते आए हैं, परंतु प्रयास विफल हो जाते हैं जब तक कि सुपरवाइज़र उनको सहयोग ना दें। यदि वही उनके साथ मिल जाएगा तो कैसे काम चलेगा। हमारे यहाँ पंक्चुअलिटी ड्राइव हर रोज़ होते हैं। सुबह रजिस्टर इकट्ठे कर लिए जाते हैं और देखा जाता है कौन लेट आया कौन नहीं, और फिर भी उसके बाद सिफारिशें आ जाए उनको छोड़ना शुरू कर दे तो वो हैबिचुअल लेट कमर बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास पुल्स एंड प्रेशर्स हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम हमने अडॉप्ट किया तो उसके अंदर भी खामियां आनी शुरू हुई। लोग जो हैं अर्ली टाइम पे आ जाते हैं और बीच में टाइम ऑफिस से खिसक जाते हैं और शाम को आए और फिर हाजिरी लग गई। तो पीपल फाइंड वेज एंड मीन्स ऑफ चीटिंग विच इज़ अनडिजायरेबल। यदि हम तनख्वाह पूरी ले रहे हैं तो काम भी तो पूरे घंटे दें, और यदि कोई आदमी हैबिचुअल लेट कमर है तो उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, उसकी ऑफिशियल कार्रवाई भी की जा सकती है, उसका डाइज नॉन भी किया जा सकता है। दैट मीन्स उन दिनों की तनख्वाह काटी जा सकती है। ऐसे प्रावधान हैं। हाफ डे लेट कमिंग पे हर पे कटना चाहिए। यदि इस प्रावधान को ही आप इम्प्लीमेंट करें तो मेरे ख्याल तो 26 जनवरी तक आपकी 12 कैजुअल लीव जो है ख़त्म हो जाएगी। हाँ, जनवरी के अंदर ही हाफ डे हर लेट पे कमिंग पे काटो, जनवरी में आपका लीव ख़त्म हो गया। और उसके बाद दिसंबर में देखते हैं तो एवरीबॉडी इज क्राइंग, मेरी तो 2 लीव बच गई, मेरी तो 4 लीव बच गई। बच कहाँ गई तुम्हारी? ना तो लेट कमिंग पे हाफ लीव कटी, ना अर्ली गोइंग पे हाफ लीव कटी। तुम्हारे को तो किसी ने कोऑपरेट करके एहसान करके एकोमोडेट किया है, जिसके कारण आपकी लीव बच गई हैं। तो लीव के बारे में और इसका लीव अकाउंट बनाने के बारे में भी बड़ा एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए। हमारे यहाँ एक सुपरिटेंडेंट महोदय थे, उन्होंने एक प्रथा अनऑफिशियली स्टार्ट की थी कि भाई जो भी लेट आएगा उसके ऊपर 2 रुपए का दंड पड़ता था। उस समय 300-400 रुपये तनख्वाह होती थी और 2 रुपये बहुत चुभते थे। 30-35 पैसे में तो आदमी घर में से आ जाता था और चला जाता था। तो 2 रुपये उसको बहुत ही डंडे लगता था, क्योंकि 15-20 रुपये डेली वेजेस तनख्वाह हो और उसमें से भी 2 रुपये कट जाएं। तो मैंने उन 2-3 सालों में देखा कि लोग जो हैं 10 बजे ऑफिस चल खुलता था तो 10 बजे से पहले पहुंचने के लिए भाग रहे होते सड़कों पे। दैट वाज ए गुड इनोवेशन, बट इट कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, क्योंकि इसके अंदर भी शरारती तत्वों ने कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसा मिला दिया। शिकायतें करनी शुरू कर दीजिए तो हमसे 2 रुपये मांगते हैं रिश्वत का। हालांकि वो पैसे जो थे स्टाफ में ही कंज्यूम होते थे। स्टाफ में पार्टी हो जाती थी, किसी को गिफ्ट देना हो, किसी के यहाँ शादी ब्याह है उसमें दे दिया, कहीं डोनेशन देना है, किसी के एम्प्लॉय की डेथ हो गई है उनके घर भिजवा दिए, ऐसे तो डोनेशन वगैरह इन कामों में भी वो उसको यूज़ किया जाता था। बट दैट डिड वंडर्स। 10 बजे हमारा पूरा यूनिट जो था अपनी सीटों में मिला करता था। पर इसकी दूसरी तरफ देखो, आपके बैंक्स हैं 10 बजे खुल जाते हैं, कोई लेट कमिंग नहीं है। लेट कमिंग आता है तो वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद आप अपने पोस्ट ऑफिस देख लीजिए, या हमारे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देख लीजिए, जहाँ लाइनें लग जाती हैं सुबह, तो वहाँ स्टाफ जो है कैसे टाइम पर पहुँच जाता है। उस बारे में मैं एक इंटरेस्टिंग फेज़ आपको बताता हूँ। एशिया 82 के दौरान एक सर्कुलर निकला कि आजकल हफ्ते 10 दिन के लिए हमारे ऑफिस 10 बजे की बजाय 11 बजे लगेंगे, ताकि रोड्स के ऊपर ब्लॉकेज ना हो, गेम्स वालों को भी दिक्कत ना आए। परंतु जो लेट कमर 11 बजे आया करता था उसने 12 बजे आना शुरू कर दिया। दिस बिकम्स ए हैबिट। यदि आपको हमने 10 बजे की बजाय 11 बजे आने का अलाउ किया ही है तो आप 11 बजे तो पहले भी आ जाते थे, तो आपको लेट कमिंग क्यों हुई? बट बिकॉज ऑफ हैबिट दे विल कैन कम अबाउट 12 और बियॉन्ड दैट। सो जिन्होंने लेट आना है और उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे तो दैट इज़ अफेक्टिंग आवर वर्किंग कंडीशंस। हमारा वर्कलोड बढ़ रहा है, स्टाफ की वैसे कमी है,
जिसके कारण से इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने की आवश्यकता है। सो डॉरी भी इनडायरेक्ट तरीके से जो ली जा रही है गिफ्ट के रूप में, दिस इज आल्सो अवॉइडेबल। कुप्रथाएं कुछ चली हुई हैं, बच्चों को एक डॉरी ना डॉरी लेने की कसम दिलवा दी जाती है। उन कसमों को कौन मानता है? आजकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्स्टिट्यूशन की सौगंध लेने के बाद उसको नहीं मानते, तो बाकियों का क्या हाल होगा? गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो भी सौगंध उठाता है जब नौकरी में ज्वाइन करता है, परंतु इनका कोई असर दिखता हुआ नज़र नहीं आया। नेक्स्ट है एक सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर एट वर्क प्लेस के बारे में 2013 का एक नया एक्ट बना है, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की, इंक्वायरी करने की ज़रूरत बनाई गई है। उसमें ऑल इंडिया सर्विस के भी लोग आते हैं, आईएएस भी आते हैं, आईपीएस भी आते हैं, सारे ही आते हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत तवज्जो देने की आवश्यकता है। इसके लिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाकर डाल रखा है, जिसको आप देख सकते हैं। तो डिपार्टमेंट्स के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट को कर्ब करने की भी बहुत आवश्यकता है। बच्चियों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, उनके साथ मिस्चीवियसनेस ना आए, उनसे अनड्यू फेवर्स ना मांगी जाएं, सेक्सुअल फेवर्स ना मांगे जाएं। इन चीज़ों को तवज्जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उनके ब्रांच के अधिकारी, उनके सीनियर अधिकारी, इन सब को देखने की आवश्यकता है। इस प्रकार से कंडक्ट रूल्स जब तक हम नहीं मानेंगे, उनके ऊपर पूरी प्रॉपर तवज्जो नहीं देंगे, तो हमारे जो हैं सिस्टम्स ये वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इन ब्रीफ अगर हम कहें तो डूज के अंदर है मेंटेन एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी एट ऑल टाइम्स। अपनी इंटेग्रिटी इज ए वास्ट थिंग। तो उसमें चरित्र भी है, चेहरा भी है आपकी, और ऊपर की मिस्चीवियस आमदन से बचना, करप्ट प्रैक्टिसेस से बचना, ये सब। एब्सोल्यूट डिवोशन टू ड्यूटी एट ऑल टाइम्स। 40 घंटे अगर हमें काम के पैसे मिलते हैं तो कम से कम हम 30-35 घंटे काम तो करें। परंतु नॉर्मली क्या है, हम इतने घंटे तो ऑफिस में ही नहीं मिलते। जिनके पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं उनके काम हो जाते हैं, जिनके पुल्स एंड प्रेशर्स नहीं, उनकी फाइलें पेंडिंग पड़ी रहती है। मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़। ये नहीं कि जिनकी सिफारिश आई है उनके काम हो जाएं और बाकियों के काम जो है सफ़र करते रहें। इन चीज़ों को भी हमें देखना है। मेंटेन ए रिस्पॉन्सिबल एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। गरीब गुरबा आए, वीआईपी आए, हर एक के साथ अच्छा कंडक्ट करें। अच्छे कंडक्ट के लिए एमओपी के अंदर बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। हर एमपी साहब को, एमएलए साहब को, कॉरपोरेटर साहब को, सोसाइटियों के मेंबर्स जो आते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, उनको प्रॉपर अटेंड वो दिया जाए, रेस्पेक्ट दी जाए, उनको बिठाया जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनके लेटर्स को एक्नॉलेज किया जाए, एक्सेट्रा। रेंडर प्रॉम्प्ट एंड कर्टियस सर्विसेज टू द पब्लिक। कुछ दिल्ली प्रशासन ने एक ऑर्डर निकाला है कि आप डिलीवरी ऑफ सर्विस जो है इतने घंटे में, इतने दिन में श्योर करेंगे। उनका पालन करने की आवश्यकता है ताकि सर्विसेज टाइम बाउंड डिलीवरी के अनुसार हो जाए। यदि टाइम बाउंड डिलीवरी के अनुसार सर्विसेज नहीं होंगी तो पीपल कैन नॉट वेट एंड दे फॉल ए प्रे टू दी मिडिल मैन, और वो चांदी काट रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिल पाता। रिपोर्ट टू योर सुपीरियर्स द फैक्ट्स ऑफ योर अरेस्ट। अगर आप अनफॉर्चुनेटली अरेस्ट हो गए हैं, चाहे फैमिली डिस्प्यूट में ही हो जाए, यू हैव टू इन्फॉर्म विद इन 24 आवर्स। Keep away from demonstrations organized by political parties. Maintain political neutrality. Manage private affairs in such a manner कि आपका तनख्वाह के अंदर ही गुजर बसर हो जाए। If any legal proceedings are initiated against you for recovery of debts etc., तो ये भी आपका अगेंस्ट जाता है, सो इनसे भी बचें।
एक्ट इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इतनी पॉलिसीज़ हैं जिनका हमें ज्ञान भी नहीं है। सच पूछो तो इतने O&M इशू हो गए होंगे, और 1965 के O&M जो इशू हैं उनको आज कौन जानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ACR लिखने की बात कर लो तो उसमें लिखा होता है फिल अप द इंटेग्रिटी कॉलम एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ 1965-66। अब वो कौन पढ़ता है इंटेग्रिटी के बारे में, क्या इंस्ट्रक्शन उस समय दी गई थी। तो जब तक इनका कोई एक मैनुअल हम सबको नहीं देंगे या उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे तो उनको कैसे पता लगेगा। ऑब्जर्व कर्टसी विद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एट्सेट्रा। इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज गुड फेथ होना चाहिए, और RTI एक्ट की जो है प्रावधानों इनका भी पालन करें। दैट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड अंडर दी। अब कुछ डोंट्स की बात करते हैं। डू नॉट एंटर इनटू एनी प्राइवेट कॉरस्पॉन्डेंस विद फॉरेन एम्बेसीज। यदि फॉरेन एम्बेसी का कोई लेटर आता भी है तो आप उसका जवाब डायरेक्टली अपने आप ना दें। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज़ ओनली कॉम्पिटेंट। तो उनको बता दें भाई ये क्वेरी आई थी उनके यहाँ से और उसका ये जवाब दिया जा सकता है, आप इसको देना चाहें आप दे दें या हमें परमिशन दे दें। तो हाई कमीशंस और मिशंस के साथ आप डायरेक्टली कॉरस्पॉन्डेंट ना करें। डू नॉट एक्सेप्ट लेविश गिफ्ट्स ऑफ और फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम एन इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज commercial firm organization having official dealing with your department or with you। उनसे इन चीज़ों का प्रलोभन ना लें, उनसे फ्री कन्वेंस, फ्री गिफ्ट्स, फ्री कर्टियस इवनिंग टी, ब्रेकफास्ट, ऐसी चीज़ें इनको अवॉइड करें, लंचेस, डिनर्स एक्सेट्रा। डू नॉट एक्सेप्ट इन्विटेशन और इनॉग्रल फ्लाइट का है, दूसरे हैं, इन चीज़ों का एक्सेप्ट करने से अवॉइड करें। डू नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन फर्म्स। डू नॉट एनकरेज योर सेल्फ इन कन्वेंसिंग बिजनेस ऑफ LIC। कईयों के परिवार के कई सदस्य LIC वगैरह के एजेंट होते हैं तो अपने स्टाफ को प्रेशराइज करते हैं कि मेरे यहाँ से, वाइफ के यहाँ से आप इंश्योरेंस करा लें, मेरे बेटे के यहाँ से करा लें। तो इन चीज़ों को भी आपको प्रोत्साहन नहीं देना है। डू नॉट लेंड मनी और बोरो मनी फ्रॉम योर स्टाफ और अदर मेंबर्स, और हैबिचुअल इंडेटर ना बन जाए। डू नॉट अप्रोच योर सबॉर्डिनेट फॉर स्टैंडिंग श्योरिटीज। उनको अंडर प्रेशर श्योरिटी देना पड़ जाए तो वो भी मुसीबत बन जाती है। डू नॉट अंडरटेक प्राइवेट कंसल्टेंसी वर्क। डू नॉट स्पेकुलेट। स्टॉक एक्सचेंज के भी अगर आप काम करते हैं तो कहीं ना तो टॉलरेबल हो सकता है, उसकी इंटीमेशन आपको देनी पड़ेगी। परंतु अगर आप उसको एक साइड बिजनेस बना लेंगे देन इट इज़ अगेंस्ट द कंडक्ट रूल्स। डू नॉट परचेज शेयर्स आउट ऑफ कोटा ऑफ रिजर्व फॉर फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज। उनसे ऐसे प्रिविलेज लेने का प्रयास ना करें। डू नॉट बिड एट एनी ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टी जहाँ पे आपके अधिकारियों का मेल जोल हो। डू नॉट स्टे एज ए गेस्ट विद फॉरेन डिप्लोमेट्स। डू नॉट इनवाइट फॉरेन डिप्लोमेट्स टू स्टे विद यू। डू नॉट एक्सेप्ट और परमिट योर वाइफ और डिपेंडेंट्स इन दीज अफेयर्स। वो भी नहीं, आपके साथ साथ वो भी, उन पर भी पाबंदी है। Do not bring any political influence in matters pertaining to your service. Do not consume any intoxicant drinks, habitual drunker भी ना बन जाएं। तो इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो देने की आवश्यकता है। Do not employ children below 18 at your home. Do not accept awards or monetary benefits instituted by foundations which are in your control or you are having with business with them. Do not make joint representations in matters of government representation. Do not indulge in acts of unbecoming government servant. Do not be discourteous, dishonest, and impartial and partial. Do not adopt dilatory tactics in your dealings with the public. Do not convey
इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस टू योर सबॉर्डिनेट, जो कहना है उनको लिख के दीजिए एज पर मैनुअल ऑफ ऑफिस, इट इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट. डू नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी. Do not associate yourself with the banned organizations. Do not join any association or demonstration. Do not give expression of views to Indian or foreign visiting countries के delegates, उनको भी अपने बार. Do not get involved in unauthorized communication, क्योंकि आप उसके लिए authorized नहीं हैं. Do not join or support any illegal strike. Do not give or take abet giving, taking dowry, etc. Do not address higher authorities prematurely on the points or submissions. Do not use your official position to influence others directly or indirectly. सो इस प्रकार से बहुत सारी आइटम्स हैं. इसके अलावा भी एथिकली भी आप देखें तो गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है एथिक्स इन गुड गवर्नेंस, उसको भी कभी आप स्टडी करें और देखें. उसके अंदर भी बहुत से प्रावधान हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है. इस प्रकार से ट्राई टू बी ए गुड सिटीजन, ट्राई टू बी गुड ऑफिशियल, ट्राई टू अकोमोडेट द पब्लिक अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस. रिश्वतखोरी से बचें, काम चोरी से बचें, लेट कमिंग से बचें, किसी के साथ दुर्व्यवहार से बचें. सो छोटी छोटी बातें हैं. सोशल गैदरिंग्स में जाएं तो वहाँ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए. मैं पीछे एक 3-4 डिकेड्स पहले बहुत सारे दिल्ली के टॉप ब्रास एक पार्टी के अंदर गुड़गांव में मिसबिहेव करते हुए पाए गए. ऑल वर मोस्टली ड्रंक, जिसमें टॉप लेवल के अधिकारी थे जिनका नाम लेना भी उचित नहीं होगा. तो इन चीज़ों को न केवल अधिकारियों को ऊपर ये लागू हैं बल्कि कर्मचारियों पे भी हैं और सोसाइटी पे भी हैं. इनसे बचें. थैंक यू वेरी मच. अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे. थैंक यू.